आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा खोजी गई ऐसी चीजें जिन्होंने आज के भी विशेषज्ञों को असमंजस में डाल रखा है, उन 9 चीजों के बारे में आइए जानते हैं जिनकी खोज तो हो गई पर उन्हें कभी समझाया नहीं जा सका। कोडेक्स गिगास नाम की एक किताब, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहते हैं, कई तरह की मिस्ट्रीज और मिथ से घिरी हुई है। इस किताब को 13वीं शताब्दी में एक मॉन्क के द्वारा लिखा गया था और माना जाता है कि इस किताब को बहुत ही कम समय में पूरा कर दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं इसको एक रात में ही लिख दिया गया था। इस किताब को लिखे जाने का कारण एक शैतान को बताया जाता है जिसने उस मॉन्क को आदेश दिया था। इतनी मोटी और लंबी चौड़ी किताब को एक ही रात में लिख डालना असंभव सा प्रतीत होता है, पर इसके पीछे उस शैतान को कारण माना जाता है जिसने उस पादरी पर हावी होकर इस किताब को लिख डाला था और अपने चित्र की मोहर उस किताब पर छोड़ दी थी। इस किताब के अंदर उस समय के कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, जादू टुटके के कुछ मंत्र और उस शैतान के चित्र को देखा जा सकता है। इस किताब का निरीक्षण करने पर पता चला कि इस किताब को बनाने में 160 जानवरों की खालों का प्रयोग किया गया था और इसे लिखने में करीब 30 साल लग गए थे। ये किताब इतनी भारी है कि इसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इस किताब का विश्लेषण करने के बाद ये पता चला कि इस किताब को वाकई में एक ही इंसान ने लिखा था, वो भी बहुत ही कम समय में। अब हम जानते हैं द पायरी रेस मैप के बारे में। ये एक मैप यानी नक्शा है जिसकी खोज 1929 में हुई। इस नक्शे को 1513 में पायरी रेस नाम के एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था जो तुर्की नौसेना का एडमिरल था। इस नक्शे में यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और ब्राजील के तट, यहाँ तक कि अंटार्कटिका को भी दर्शाया गया था, जबकि अंटार्कटिका की खोज इस मैप के बनाए जाने के 300 साल बाद तक नहीं की गई थी। अविश्वसनीय तरीके से इस मैप में अंटार्कटिका के सारे क्षेत्रों और विशेषताओं को बारीकी से समझाया और दिखाया गया था। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों की तो इतनी विस्तार से जानकारी दी गई थी जो आज से पिछले 6000 सालों तक बर्फ में दबे हुए थे। वैज्ञानिक आज भी इस अचंभे में हैं कि पायरी रेस ने कैसे उन जगहों का, उन लैंडस्केप्स का इतना सटीक विवरण इस मैप में दिया जिन जगहों के बारे में ना तो कोई जानता था और ना ही वहां पे कभी कोई गया था, ना ही उन जगहों की कभी खोज हुई थी। तीसरे नंबर पे आता है द एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। इस मशीन को दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है जो कि एक घड़ी की तरह दिखता है। इस यंत्र को ग्रीक आइलैंड एंटीकाइथेरा में सन 1902 में खोजा गया। इस 2000 साल पुराने यंत्र को प्राचीन ग्रीक के वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इससे वो अंतरिक्ष के ग्रहों की पोजीशंस का पता लगाते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इस यंत्र की डिजाइन इतनी आधुनिक है कि इसने आज के शोधकर्ताओं को हैरत में डाल दिया है और इस पे प्राचीन ग्रीक की इंजीनियरिंग और उनकी क्षमताओं पे प्रकाश डालने पर विवश कर दिया है। इस यंत्र की ये सबसे रहस्यमय बात है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में उस समय के इस मशीन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। ना ही इस यंत्र की तरह या इसकी डिजाइन वाला कोई दूसरा यंत्र मिला। साथ ही में इस मशीन को बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था वो खो चुकी है। 14वीं शताब्दी तक किसी भी आविष्कार की बनावट इस यंत्र की तरह नहीं थी। ना ही कोई ऐसा आविष्कार हुआ जिसकी बनावट इस यंत्र से मेल खाती हो। ये प्राचीन कंप्यूटर अपने समय में बने हुए उपकरणों से सदियों समय में आगे था। अब हम बढ़ते हैं आगे द रोंजो रोंजो राइटिंग की तरफ। रोंजो रोंजो चित्र पुराने समय की एक प्रकार की नक्काशी है जो एक लकड़ी के टुकड़े पर की गई है, जिन्हें ईस्टर आइलैंड पे 1864 में खोजा गया। विशेषज्ञों द्वारा कई प्रयासों के बाद भी इन लेखों और चित्रों को पढ़ा या समझा नहीं जा सका। अगर ये वाकई में कोई गुप्त भाषा या लिखावट है तो इसे तीसरी या चौथी भाषाओं में से एक माना जाएगा जिसे स्वतंत्र वर्ग के लोगों द्वारा उस क्षेत्र में बनाया गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर इस गुप्त भाषा को डिकोड किया जा सका तो शायद हमें ईस्टर आइलैंड के ढहने और समाप्त होने का कारण पता चल सकता है, पर कई प्रयासों के बाद थक कर हार चुके लोगों के अनुसार शायद ही इस भाषा का मतलब कोई कभी जान पाएगा।
हालांकि इस द्वीप पर किसी जमाने में हुए कत्ले आमों की बातों का अंदेशा लगाया जाता है। अब 5वें नंबर पे आता है बगदाद बैटरी। बगदाद बैटरी एक चीनी मिट्टी से बना हुआ एक घड़ा है जिसे बगदाद के निकट ईरान में पाया गया। साथ ही में एक धातु से बनी रॉड और ट्यूब भी मिले हैं। इसके बारे में ये अंदाजा लगाया गया कि इससे चांदी की वस्तुओं पे सोने की कोटिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, जिस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहा जाता है। थोड़ा और निरीक्षण करने पर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इस वस्तु का एक बैटरी की तरह इस्तेमाल किया जाता था जो 1 वोल्ट तक की बिजली को पैदा कर सकता था। हम आज तक यही समझते आ रहे थे कि बिजली को हमारे ही समय में बनाया गया, जबकि इस वस्तु को 250 बीसी से 224 एडी के बीच के समय काल का पाया गया। बिजली पैदा करने का तरीका लोगों को 2000 साल पहले ही हो गया था, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब हम बात करते हैं रोमन डोडिकेड्रन्स की। 18वीं सदी से लेकर अब तक ऐसे 116 रोमन कलाकृतियां मिली हैं जिन्हें खोजा जा चुका है, और वो अलग अलग लोकेशंस पर वेल्स से लेकर हंगरी तक फैली हुई मिली हैं। ये अजीब सी दिखने वाली कलाकृतियां या तो तांबे से बनी हैं या तो पत्थर से बनी हैं, जिनकी लंबाई 4 सेंटीमीटर से लेकर 11 सेंटीमीटर तक है। इन वस्तुओं के बारे में लोग आज भी सोच में पड़े हुए हैं कि इन कलाकृतियों को किस काम में लाया जाता था या किन चीजों में इनका प्रयोग किया जाता था। इनको कुछ मंदिरों में भी पाया गया, जिनकी वजह से इन्हें धार्मिक भी माना जाता है। कुछ इनको बच्चों का खिलौना मानते हैं, तो कुछ युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र। कुछ ने इनको मोमबत्ती जलाने वाले स्टैंड माना, तो कुछ कपड़ों को बुनने में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें। पर रोमन रिकॉर्ड्स में इनका कोई भी जिक्र नहीं है, और इतिहासकार ये बताने में सक्षम नहीं हो सके हैं कि इनका वास्तव में क्या काम था और इन्हें क्यों बनाया गया। अब हम जानते हैं द लॉन्ग्यू ग्रोटोस के बारे में। लॉन्ग्यू ग्रोटोस इंसानों द्वारा बनाई गई गुफाओं की एक श्रृंखला है जो चाइना में स्थित है। इनका निर्माण 212 बीसी में हुआ था, जो कि 30,000 स्क्वायर मीटर के बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इनमें ढेर सारे कमरों की, पुलों की और तालाबों की श्रृंखलाएं हैं। इसकी खोज सन 1992 में हुई, जो कि आज तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। आर्कियोलॉजिस्ट्स, इंजीनियर्स, हिस्टोरियंस और जियोलॉजिस्ट्स सबने इन ग्रोटोस के बारे में जांच पड़ताल और छानबीन की, पर इसके बारे में कभी भी पता नहीं चल पाया कि इनको अंडरग्राउंड कैसे बनाया गया था। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि करीब 1000 लोगों ने इस पर प्रतिदिन रात और दिन लगातार काम किया होगा, कम से कम 6 साल तक। तब इन गुफाओं को जाकर वो बना पाए होंगे। हालांकि किसी भी तरह के उपकरण या औजार को इस क्षेत्र में नहीं पाया गया, ना ही इनके बनाने की विधि या बात का जिक्र उस समय के किसी डॉक्यूमेंट में मिला। अब हम जानते हैं कोस्टा रिका स्टोन स्फेयर्स के बारे में। कुछ सेंटीमीटर के व्यास या डायमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक के ये बारीक तरीके से बनाए गए गोल आकार के ये गोले दुनिया के सबसे बड़े रहस्यमय खोजों में से एक हैं। इनको पहली बार 1940 में देखा गया। तब से ये 300 के लगभग पूरे कोस्टा रिका के जंगल में फैले पाए गए हैं। इनको 500 से लेकर 1500 बीसी के समय काल का माना जाता है, पर यह कोई नहीं जान सका कि इन्हें क्यों बनाया गया था। एक सिद्धांत के तौर पे इन्हें कुछ लोगों द्वारा बनाया गया था जिन्हें ग्रहों के बारे में ज्ञान था, और वो ग्रहों की स्थिति का अंदाजा इन गोलों से लगाते थे। जिस प्रकार से इनको इतने व्यवस्थित ढंग से रखा पाया गया, उस हिसाब से यही अनुमान लगाया गया। पर उसके बाद ज्यादातर पत्थरों को उनकी लोकेशन से हटा दिया गया, जिस वजह से वास्तव में उनका क्या काम था इसका पता लगा पाना लगभग अब असंभव हो चुका है। अब हम आते हैं इस वीडियो की आखिरी खोज पर, जिसे समझाया नहीं जा सका, और वो है द सीवर ऑफ बेबीज। 1988 में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक रोमन सीवर की खुदाई की, जो कि एस्कलेन इजराइल में स्थित है। ये एस्कलेन शहर का एक स्नान गृह था जहां पर खुदाई की गई। इनके सामने एक भयभीत कर देने वाली जगह सामने आई, जिसमें करीब 100 नवजात बच्चों के कंकाल दफन थे। उन कंकालों का निरीक्षण करने पर
उनमें ना ही कोई बीमारी की वजह सामने आई और ना ही किसी भी तरह के कुपोषण के कोई निशान मिले जिन वजह से बच्चों की मौत हो सकती हो, जिस वजह से ये बात साबित हो गई कि इन बच्चों की मौत प्राकृतिक नहीं थी। प्राचीन रोम में कन्या भ्रूण हत्या का मामला एक समय काफी उछला था, जिस वजह से लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि ये कंकाल उन मादा शिशुओं के थे जिन्हें उस समय के लोग जिंदा नहीं रहने देना चाहते थे। पर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को नर शिशुओं के भी कंकाल मिले, जिससे वो भौचक्के रह गए और उनकी समझ में ये नहीं आया कि इस क्षेत्र में इतने सारे शिशुओं के कंकाल क्यों गाड़े गए थे और इस क्षेत्र को इतना विशाल बच्चों का कब्रिस्तान क्यों बना दिया गया था। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है और मैं विक्रम सिंह आता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियोस में नए टॉपिक्स के साथ। तो देखते रहिए डिस्कवर विथ विक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।